हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में जो कि हमारा साइंस की सीडीएस साइंस का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है उसमें हम कवर करने वाले हैं सीडीएस 2 2020 में आए हुए क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच के रिलेशन को समझना है, राइट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दैट इज काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का क्या होता है रिलेशन, राइट। सो जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एम से और डिवाइड कर दूं एम से तो ये कुछ हमारा बन के आएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, अब एक चीज आपको पता होगी कि जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है एम वी। तो ये पूरे को हम क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर, राइट। सो के ई दैट इज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ पी स्क्वायर बाय एम, राइट। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय 2 एम। ठीक, तो ये हमारा एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में। ठीक है, अब हमसे बोले लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट गेट्स डबल्ड। ठीक है, तो जो पी है वो डबल हो गया। सो के ई इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर अपॉन 2m, तो दैट इज 4p स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो इनिशियली जो था वो इतना था, अब क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया, राइट। सो इट विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज if the distance between two objects is increased by 2 times the gravitational force between them will be, right। again जो न्यूटन ने लॉ दिया था ग्रेविटेशन का which was that force is equals to g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनिशियल फोर्स। ठीक है, लेट्स से F1 है ये। अब हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया 2 टाइम्स से, तो हम इसमें F2 निकालेंगे, दैट विल बी जी m1 m2 अपॉन 2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन 4 आर स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1/4 जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। मतलब इनिशियली जो फोर्स था हमारा वो ये था, अब क्योंकि डिस्टेंस को डबल कर दिया, ठीक है, तो दूर चला गया ऑब्जेक्ट, तो ये 1/4 हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स बोला है। सो फर्स्ट है हमारा स्टेटमेंट न्यूट्रॉन्स मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रोटॉन मास, ये सही है। Then neutron possess zero charges. Neutrons are located inside the atomic nuclei and neutrons revolve around the atomic nucleus। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.65 इंटू 10 raised to the power -27 kgs। ठीक है, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.67 इंटू 10 raised to the power -27 kg। ठीक है, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 raised to the power -31 kg। ठीक है, ये कुछ हमारे मासेस हैं। देन जो न्यूट्रॉन पे हमारा जीरो चार्ज होता है ये हमें पता ही है, सही है। न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द न्यू, है ना। तो जैसे कोई भी अगर आप एलिमेंट की बात करेंगे उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड प्रोटॉन या न्यूट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द अल्ट्रावायलेट लाइट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सही है। इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, वो भी सही है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। देन इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये गलत होगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इट्स वेवलेंथ इज शॉर्टर स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, तो जो हमारे वेव्स होते हैं, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे मैकेनिकल वेव्स और एक होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, मैकेनिकल में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है,
फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो मैकेनिकल है इनको मीडियम चाहिए होता है, इनको मीडियम चाहिए होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए मीडियम जरूरी नहीं होता है, ठीक है। ये मीडियम हो तो भी ट्रैवल करेंगे और वैक्यूम हो तो भी ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो इसमें ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम ऑर्डर में लगाते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो उसकी एक ट्रिक है, दैट इज रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। इन सभी में जो फर्स्ट लेटर है ये सभी हमारे एक वेव के नाम है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, और वैसे भी अब आपको देख कर चल गया होगा। तो ये क्या है हमारा गामा रेज, ठीक है। फिर ये है हमारे एक्स रेज, ये हमारे यूवी हो गया, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। फिर ये हो गया विजिबल, विजिबल में जो हमारे 7 कलर्स आते हैं विजिबल लाइट्स में, विबग्योर, ठीक है। ये हो गया हमारा इंफ्रारेड, ये है हमारा माइक्रोवेव, और ये है रेडियो वेव, ठीक है। आप जब इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएगी, और अगर आप राइट टू लेफ्ट आते हैं तो इस केस में आपको वेवलेंथ इंक्रीज होते हुए नजर आएगी, ठीक है। सो रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम होता है, बट फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम एक चीज और पढ़ते हैं कि अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, इसीलिए गामा रेज जो है वो बहुत ज्यादा डेडली होती है, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होगा। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, which is if the speed of light in air is represented by c and the speed in a medium is v, then the refractive index of the medium can be calculated using the formula, ठीक है। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको कि हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, ठीक है, जो भी गिवन है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम और मटेरियल विच एवर इज गिवन, ठीक है। तो इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, और जो मीडियम हो जाएगा वो हो जाएगा v, ठीक है। तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला आता है n इज इक्वल्स टू c बाई v, दैट इज योर ऑप्शन b। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वी हैव अंडर द किंगडम प्लांटे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, ठीक है। तो ये जो है हमारे वो है एल्गी, ठीक है। जो एल्गी होते हैं ये आपको अगर मतलब बेसिकली कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये नहीं आता है या कुछ भी, आप अगर सिंपली देखोगे ना तो आपको पता रहेगा जो एल्गी होते हैं हमेशा वाटर बॉडीज में ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यही हमसे पूछा दैट दे आर प्रिडोमिनेंटली एक्वेटिक, ओके। अब जो ये प्लांटे किंगडम होता है जो कि एल्गे बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के एल्गेस होते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपको ग्रीन देखने को मिलता है, बट ब्राउन भी होता है, ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है, ठीक है। आपने रेड सी सुना होगा, उसमें रेड एल्गे का बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा इसमें मॉसेस भी होते हैं, फिर सीडेड प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है हमारे वो प्लांटे किंगडम में देखने को आपको मिल जाएंगे, राइट। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ओके। देन जो हमारा किंगडम है ये प्लांट किंगडम, उसमें 5 तरीके से डिवीजन है, सब डिवीजन है, ठीक है। जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक। नाउ इन सभी का जो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। आपको पता होगा ये जितने भी ये जो ग्रीन ब्राउन रेड है ये एक्चुअली क्या है, पिगमेंट्स होते हैं। जैसे ग्रीन में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो कि क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंड देन इसमें एल्गे जो है, एल्गे इन पांचों में से किस में बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है थैलोफाइटा ग्रुप में, एंड दे आर मोस्टली aquatic, ओके। चलिए now the next question we have is all the individuals of a particular organism such as rose plant belong to a taxonomic category called, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पूछा है हमसे, राइट। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये बोला है इसका कैटेगरी होगा जीनस होगा, ठीक है, जीनस। तो रोज का जो जीनस है वो होता है रोजा, रोजा या रोसा जो भी है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं।
अब जो ये फ्लावर है हमारा रोज, इसकी अराउंड 300 स्पीशीज होती है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना, पिंक रोज, ऑरेंज रोज, ब्लैक, व्हाइट, अलग अलग, ठीक है। एंड जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है, ये अलग अलग होती हैं। सबसे ऊपर होता है किंगडम, उसके बाद होता है फाइलम, फिर क्लास, देन ऑर्डर, देन योर फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट वी हैव पर्ल्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम, ठीक है। तो ये तो आई होप बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि ऑयस्टर में से पर्ल्स निकाले जाते हैं, ठीक है। पर्ल्स आर एक्चुअली व्हाट, दे आर अ ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कैसे बनते हैं, तो दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन द सॉफ्ट टिश्यूज। अगर आपने कभी पर्ल्स का एक्सट्रैक्शन देखा होगा, आप उसके आसपास सॉफ्ट टिश्यूज देख भी सकते हो, बहुत उनका लेयर, सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ मरीन ऑयस्टर्स, ओके। चलिए, now next we have a very important topic, that is wings of bird and bats are considered analogous structures because they have, ठीक है, ये एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन्स दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर है, चैप्टर आई गेस 9th है, क्लास 10th का, ठीक है। सो उसमें ये दिया हुआ है एनालॉगस एंड होमोलॉगस, ठीक है। सो एक चीज याद रखना, होमोलॉगस का मतलब क्या होता है, सेम, एक जैसा, ठीक है। तो होमोलॉगस का मतलब ये है कि भाई सेम स्ट्रक्चर है और सेम फंक्शन भी है, ठीक है, यहाँ पे, राइट। देन जो हमारे एनालॉगस होते हैं, उसमें क्या होगा कि स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट डिफरेंट होगा, ठीक है, लेकिन काम जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, that the wings of birds and bats more closely when we do that, and the wings of bats are skin folds stretched mainly between elongated fingers, but the wings of the birds are feathery covering all along the arm। मतलब आप देखोगे बैट का जो विंग एंड बर्ड का वो आर्म्स जो होते हैं वो डिफरेंट दिखते हैं, देखने में आपको डिफरेंट लगेंगे, ठीक है, बट इन सभी इनका काम क्या है, काम सेम है, ठीक है। तो एनालॉगस का मतलब आपको याद रखना है कि इनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, बट काम सेम होगा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों चीजें सेम होंगी, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे आपको ऑप्शन ऑप्शन देखना है, दैट इज डिफरेंट ऑरिजिन्स एंड कॉमन फंक्शन, ठीक है, ऑप्शन बी, ओके। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम द हाइपर एसिड सेक्रीशन, पेप्टिक अल्सर्स आर आल्सो डेवलप्ड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, द कॉजेटिव एजेंट इज, ठीक है। So, सबसे बड़ा एजेंट जो होता है वो तो यही होता है कि भाई एसिड जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूसेस है उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होते हैं। उसके अलावा होता है हीलियोबैक्टर पाइलोरी, दिस बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है ना। एंड इसके जो सिम्टम्स होते हैं, आपको अगर पेप्टिक अल्सर किसी को मतलब आई डोंट नो किसी को हो, राइट, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, सो व्हाट आर द सिम्टम्स, सो दे आर एक्चुअली योर, ऑब्वियसली फर्स्ट वन विल बी एब्डोमेन पेन, ठीक है, और ये इट विल वर्सन वाइल ईटिंग, ठीक है, सबसे ज्यादा होगा जब खाना खाते टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, तो वॉमिटिंग, ठीक है, वेट लॉस एंड पुअर एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, ठीक है, ये है, ओके। अच्छा, इसके अलावा अभी बाकी जो है इनके बारे में भी बता देता हूँ कि इनके मतलब क्या क्या इससे हो सकता है। जो इकोलाई है हमारी, ठीक है, इकोलाई जनरली ये हार्मलेस होता है, ठीक है, ये हमारे हेल्दी एनिमल और ह्यूमंस में मिलता भी है इंटेस्टाइन में, इकोलाई, ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर ये ज्यादा हो गया या फिर स्टमक में मिलता है तो ये फूड पॉइजनिंग कर सकता है, ठीक है। देन जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूमोनिया के लिए, ठीक है। आपको देख के भी इसका नाम समझ में आ रहा होगा, न्यूमोनाई, ठीक है, ये है। एंड जो सेल्मोनेला टाइफीमुरियम, ये है हमारा टाइफॉइड का एजेंट, कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय, ठीक है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे हमारे वोलेटिलिटी और नॉन वोलेटिलिटी का टेस्ट होता है। जो NaCl प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों का मेरे पास अगर मिक्सचर है, मैं अलग कैसे करूंगा,
तो जो NaCl होता है वो वोलेटाइल नहीं होता, मतलब वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि कोई चीज इवेपोरेट कर सकती है कि नहीं। तो NaCl इवेपोरेट नहीं करती है, NH4Cl कर जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये सीधा सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन। ठीक है, तो आपके पास अगर एक चाइना डिश है और उसमें ये दोनों मिक्सचर्स हैं, NH4Cl प्लस NaCl, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे हीट कर दो। हीट करके ऊपर एक इसको निकालने का तरीका क्या होता है, एक ना फनल लगा देते हैं उल्टा करके, कॉनिकल फ्लास्क या ऊपर इसके बंद कर देते हैं, कॉटन प्लग लगा देते हैं। जैसे हम हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से हमारे वेपर्स निकलते हैं NH4Cl के। ठीक है, उसके बाद इसको बंद कर दो, आग बुझा दो। NaCl मेरा नीचे बच जाता है, और ये जो वेपर्स ऊपर निकले वो क्या करेंगे, वो इनके वॉल्स पे ऐसे डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज योर NH4Cl, एंड नीचे हमारा बच जाता है NaCl। सो तरीका जो है वो क्या है, सब्लिमेशन। ठीक है, बाकी फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन कौन से तरीकों में कौन से सब्सटेंसेस को यूज करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है, कौन सा सेपरेशन मेथड, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, वो सब आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, नेक्स्ट है सिंबल ऑफ एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, जॉन डाल्टन, लेवोशियर, बर्जीलियस एंड रॉबर्ट बॉयल, इसमें से दो लोग हैं ऐसे हैं जिन्होंने सिंबल ऑफ एलिमेंट दिए थे। ठीक है, बट यहाँ पे जो सिंबल ऑफ एलिमेंट है वो ये वाली चीज है जो हम अभी यूज कर रहे हैं, दैट वाज गिवन बाय जॉन्स जेकब बर्जीलियस, दैट वाज द अल्फाबेटिक सिंबल जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई लैटिन नेम जो है उसके बेसिस पे हमें सिंबल्स बनानी चाहिए। जो जॉन डाल्टन थे, इन्होंने पिक्टोग्राफिक सिंबल्स दिए थे। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ था कि भाई गोल्ड है तो AU ऐसे लिख दो, और मतलब AU भी नहीं, गोल्ड लिख दो। ठीक है, G लिख दो, और ऐसे 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 लिख दो। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन है तो बस ऐसे कर दो। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने सिंबल्स बताए थे जॉन डाल्टन ने, पिक्टोग्राफिक। एंटोइन लेवोशियर जो है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, एंड रॉबर्ट बॉयल ने हमें एक बॉयल्स लॉ दिया था, आपने पढ़ा होंगे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, identify the correct pair of elements among the following which are liquid at room temperature and standard pressure। ठीक है, तो ये है हमारे ब्रोमीन एंड मरकरी। ब्रोमीन एक्चुअली है एक नॉन मेटल जो कि लिक्विड होता है, और मरकरी इज दैट मेटल जो कि लिक्विड होता है। ठीक है, ओके। सो अगर आप मरकरी का वो देखेंगे सिंबल, दैट इज Hg, इसका लैटिन नेम होता है टाइग्रम, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 80। ठीक है, और जो ब्रोमीन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 35। ठीक है, अ, उसके अलावा मरकरी को एक और नाम से जानते हैं, क्विक सिल्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। सबसे पहले जो भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है, इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये कौन से होते हैं हमारे, राइट, तो ये है हमारे जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे एल्यूमिनियम वगैरह के, लेड, बेरिलियम, इन सभी के जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे, दैट इज दैट दे विल शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखो, जैसे जो जिंक ऑक्साइड होता है, इसको अगर आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास रिएक्शन आता है ZnSO4 प्लस H2O, मतलब जैसे एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये वाला रिएक्शन है ना। इसको आप अगर HCl के साथ भी करोगे तो क्या होगा कि ZnCl2 प्लस H2O। ठीक है, ये बना लेगा। ठीक है, और यही चीज अगर आप इसको बेस के साथ करोगे, दैट इज ZnO प्लस NaOH। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आप ये रिएक्ट किसकी तरह करेगा, बेस की तरह, एसिड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बना लेगा सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट बना लेगा, राइट। तो ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा कि कौन कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। दैट इज योर टिन, SN, जिंक हो जाएगा, एल्यूमिनियम, लेड और बेरिलियम। ठीक है, सिंबल्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर लॉन्गर टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, तो ये एक्चुअली होता है कोरोजन ऑफ सिल्वर
या फिर इसको हम ये भी बोलते हैं कि ये क्या है, सिल्वर टार्निशिंग। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो सिल्वर है सबसे पहले तो ये क्या करता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और सिल्वर ऑक्साइड बनता है। ठीक है। और यही सिल्वर ऑक्साइड फिर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट H2S से हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके बना लेता है Ag2S प्लस H2O। ठीक है, क्योंकि इसके साथ रिएक्शन ज्यादा कुछ होता नहीं है, ये सब थोड़े से लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ऑक्सीजन का ज्यादा रिएक्शन इसका होता नहीं है। तो Ag2S बनाता है, और ये जो होता है ये हमारा जो ब्लैक कलर कर देता है उसका, है ना। सिल्वर जब भी कोरोड होगा तो ब्लैक कलर का होगा, आपने देखा होगा। ठीक है। नाउ वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज विल बेंड द लाइट रेज थ्रू द लार्जेस्ट एंगल। इसमें याद रखना, जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन करेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो ये इसमें आप देखो सबसे ज्यादा पावर कौन सी है, 2.5 है। ठीक है। तो अब क्योंकि पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव का मतलब ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और नेगेटिव का मतलब होता है कि ये क्या है, कॉनकेव लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कॉनकेव को डाइवर्जिंग। ठीक है। एंड यू विल कमेंट डाउन कि कॉन्वेक्स लेंस को हम कौन सा आई डिफेक्ट ठीक करने के लिए यूज करते हैं, और कॉनकेव को कौन सा आई डिफेक्ट यूज यूज करते हैं ठीक करने के लिए। ठीक है ना, ये प्लीज आप कमेंट करके बताइए। राइट। नाउ वी हैव luminous object is placed at a distance of 40 centimeter from a converging lens of a focal length 25 centimeter। ठीक है। तो converging lens that means कि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ दिया। ठीक है। एंड 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट किस पे होगा, एफ तो इसका है 40, 25 यहाँ पे, ये कितना है 25, और इसका 2F कहाँ होगा, 50 पे होगा। तो जो ऑब्जेक्ट 40 पे है मतलब एफ और 2F के बीच में है। ठीक है। अब एफ और 2F के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस में, तो जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द लेंस बनती है। ठीक है। और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ठीक है। और इसमें जो इमेज होता है वो एनलार्ज बनता है। ठीक है, एनलार्ज बनता है। सो यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड जो होगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। Next we have, when a light ray enters into glass medium from water at an angle of incidence 0 degree, what would be the angle of refraction। ठीक है, तो ये तो हमारा स्नेल्स लॉ भी है। ठीक है, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। ठीक है, तो जितना ये रहेगा इंसिडेंट एंगल उतना ही रिफ्रैक्टेड एंगल रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी, 0 डिग्रीज। ठीक है। Now we have, which one of the following phenomena verifies the fact that light travels much faster than sound। ठीक है, it is a very easy question। थंडरस्टॉर्म वाला क्वेश्चन कितनी बार देखा होगा आपने कि लाइटनिंग जो है हमें पहले दिखती है बट आवाज बाद में आती है। ठीक है। अगर कोई भी दूर चीज कोई जैसे एक्सप्लोजन टाइप हुआ है तो आपको पहले हो जाएगा। जैसे आप दिवाली वगैरह में अगर आप स्काई रॉकेट्स देखोगे, तो स्काई शॉट्स जब फटते हैं ऊपर जाके, तो लाइट हमें पहले दिख जाती है, कलर दिख जाते हैं, आवाज थोड़ी देर के बाद आती है। दैट मीन्स कि लाइट का स्पीड ज्यादा है एंड साउंड का कम है। एंड इट इज ऑब्वियसली कि लाइट का स्पीड इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड एंड साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, तो बहुत डिफरेंस है। ठीक है। ओके। Now next question we have is, which one of the following combinations of source and screen would produce sharpest shadow of an opaque object। ठीक है। तो अब अगर आप एक पॉइंट लाइट सोर्स लेते हैं जैसे कि कैंडल होता है, ठीक है, इसमें फायदा क्या होता है कि जैसे एक कैंडल है मान लो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे जल रही है इसकी लौ, ठीक है, इसमें ना कुछ भी चीज एकदम इक्वल लाइट हर तरफ जाती है। ठीक है। और इसके आगे हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जिसके थ्रू लाइट पास नहीं होगी। ठीक है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे ही हम रखेंगे तो ये लाइट रेज क्या करेंगे, इसके इसका शेडो उसके पीछे फॉर्म करेंगे। ठीक है, इक्वल इंटेंसिटी में लाइट हर तरफ जा रही है तो स्ट्रॉन्ग शेडो इसका इसके पीछे हमारा बनेगा। राइट, ये है हमारा इसका आंसर। सो ऑप्शन देखेंगे अगर, अ पॉइंट सोर्स एंड एन ओपेक स्क्रीन, ये हम यूज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, शार्पेस्ट शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी इक्वल है हर डायरेक्शन में, इधर भी इसको रखेंगे उसके पीछे इसका शैडो हमें देखने को मिल जाए। ओके, राइट। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली आप देखोगे इसमें आपको पता चलेगा कि सोलर एनर्जी जो है वो क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहले अगर कोई चीज शुरू होगी दैट मस्ट हैव बीन सोलर एनर्जी। ठीक है, जो सन, और एक्चुअली में जो सन की सोलर एनर्जी है वो सोर्स है हर बाकी एनर्जी की। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है सोलर एनर्जी की वजह से हो रहा है ना, कुछ भी यहाँ पे आसपास हमारे हम जो फंक्शन कर पा रहे हैं दैट इज, उसके लिए सनलाइट इज वेरी वेरी नेसेसरी।
ठीक है, यहाँ पे डिफरेंसेस देख सकते हो। कन्वेंशनल सोर्सेज आर which are non-renewable sources of energy and non-conventional are renewable sources of energy, ठीक है। they find both commercial and industrial purposes, ठीक है। इसमें आप अगर इनके एप्लीकेशंस देखोगे, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस एंड डीजल पावर प्लांट, इन सभी चीज़ों में कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का काम होता है। नॉन कन्वेंशनल हमें हमारे टाइडल प्लांट, जियो थर्मल एटसेट्रा, ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए, देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्लोएम इज करेक्ट, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम, दो ये प्लांट टिश्यूज होते हैं, ठीक है। जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम होता है फूड एंड मिनरल्स को, ठीक है। अब यहाँ पे फूड नहीं दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि फूड किसका प्रोडक्ट है? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से ही तो बनता है फूड, राइट। दैट इज व्हाई योर आंसर विल बी बी, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, ओके। उसके बाद फ्लोएम के कुछ टाइप्स होते हैं, आपको बता दूं। जैसे आप देखोगे सीव ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीन टाइप के टिश्यूज होते हैं फ्लोएम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैव, ठीक है। तो जो मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं, ये इनमें ना, ये पहले तो ये लिग्निन से बने होते हैं। लिग्निन इज अ टाइप टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और इनके अंदर जो ये सेल्स होते हैं, दे आर डेड सेल्स। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें अलग अलग और भी हमारे टिश्यूज होते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा हो गया, कॉलेनकाइमा हो गया, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ फंडामेंटल टिश्यूज इन प्लांट। पैरेन्काइमा होता है जो कि लिविंग थिन वॉल टिश्यूज है, एंड कोलेनकाइमा जो है वो इरेगुलर वॉल सपोर्ट टिश्यूज है, ठीक है। और जो स्केलेरनकाइमा में होता है, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो एक लिग्निन मिलेगा देखने के लिए, एंड मैच्योर सेल्स जो कि नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव इन ह्यूमन बींग्स द क्रोमोसोम दैट डिटरमाइंस बर्थ ऑफ अ नॉर्मल फीमेल चाइल्ड आर, ठीक है। सो बेसिकली जो फादर एंड मदर के पास क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। फादर के पास दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई, एंड मदर के पास दोनों सेम होते हैं, एक्स एंड एक्स, ठीक है। तो अगर एक इधर से एक्स आया और इधर से एक्स आया, एक्स एंड एक्स मिलकर के क्या होता है? डॉटर और अ गर्ल, ठीक है। एंड वाई एंड एक्स, ठीक है, एक्स वाई मिलकर के बनाएंगे क्या? सन और अ बॉय, ठीक है। सो आप अगर इसमें ऑप्शन देखेंगे, नॉर्मल फीमेल चाइल्ड दैट इज वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, ठीक है। फीमेल के लिए दोनों सेम चाहिए। नेक्स्ट वी हैव एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन ब्लॉक्स, ठीक है। पेनिसिलिन क्या करता है? ये सबसे पहले जाकर के ब्लॉक कर देता है सेल वॉल का फॉर्मेशन, क्योंकि सेल वॉल जैसे ही नहीं बनेगा, तो सेल्स में अंदर उसको जाकर के ब्रेक डाउन करना बहुत ईजी होता है। सेल वॉल जैसे ही बनता है, फिर उसके बाद सेल में इंक्लूड करना बहुत मुश्किल होगा, राइट। बाकी इसमें आप टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन वगैरह पढ़ सकते हैं, जस्ट फॉर योर स्टैटिक नॉलेज, ठीक है। आई हैव जस्ट अटैच्ड इट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, ठीक है। हाइड्रोजन के हमारे पास तीन आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तीन आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? सो वन एच वन, वन एच टू एंड वन एच थ्री। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, और इसका नाम होता है ट्रेटियम, ठीक है। इसमें से ये वाला जो है हमारा क्या होता है? रेडियो एक्टिव, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट वी हैव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग बायोलॉजिकल टिश्यूज, ठीक है। तो ये जो है हमारा यूज होता है लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन के यूजेस हैं हमारे कहाँ कहाँ पे? तो बायोलॉजिकल सैंपल हो गए, जैसे कि सीमेन, मतलब स्पर्म्स, एग्स, ठीक है। एनिमल के जेनेटिक सैंपल, इन सबके प्रिजर्वेशन का काम करता है लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा इसकी कूलेंट की तरह भी यूज होता है, कूलेंट फॉर सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। नाउ जो हमारे ये हैं लिक्विड हीलियम है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे यूज होगा? तो इसका यूज होता है क्रायोजेनिक्स में, ठीक है, एमआरआई में, ठीक है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, यहाँ पे इसके यूजेस हैं।
जो आर्गन है उसका लाइटिंग इंडस्ट्री, जो लाइट बल्ब बनते हैं, ठीक है, उसमें यूजेस हैं, ठीक है, लाइटिंग इंडस्ट्रीज। उसके बाद क्या है, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में भी आर्गन का यूज होता है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ओके, चलिए देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये मैंने आपको अभी पहले ही बताया था पीछे, जितने भी ये हैं हमारे, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये रिएक्ट नहीं करते ज़्यादा, ठीक है, ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, बहुत कम ही रिएक्ट करते हैं, तो ये ऑक्साइड्स फॉर्म नहीं करते हैं। ओके, चलिए देन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स। ठीक है, सो लेड नाइट्रेट जो है उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है PbNO3 होल्ड वाइज, ये है हमारा लेड नाइट्रेट। ठीक है, अब इसमें जो इसका हीटिंग होता है, दैट इज इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, डीकम्पोजिशन का हमें पता है क्या होता है, ए अगर हम हीट करेंगे वो ब्रेक डाउन होगा B+C। ठीक है, तो ये डिकम्पोज होकर के ब्रेक डाउन होता है लेड ऑक्साइड या लेड मोनोऑक्साइड प्लस NO2 + O2। ठीक है, तो ये बनता है हमारा येलो रेजिड्यू बचता है, या PPT बोल सकते हो आप, लेड ऑक्साइड का। देन जो NO2 है, ये हमारा निकल के आता है रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, दैट इज योर आंसर, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक है, so that was it for this year's questions. I'll see you in the next one with the others video of CDS 1 2020. ठीक है, till that time, if you have any doubts, you can comment down below. You can reach out to us for any kind of queries. You can also join Telegram channel for latest updates. Link is in the description. And kindly share these videos with your uh, classmates or batchmates, like your friends who are also preparing for CDS. That it would be of great help at the last time, which is like CDS is just few days ago, few days near. So and keep revising. Thank you so much. I'll see you in the next one. Jai Hind.